अंग्रेज जब इस बर्रे सगीर पाको हिंद को छोड़कर गया तो इसने अपने पीछे 3 गिरोह ऐसे छोड़े जिनके दिलों में ताजे बरतानिया की वफादारी, इसकी सकाफत से इश्क और सेकुलर निज़ाम सियासत व माशरत पैवस्त हो चुका था। इन तीनों तबकात को बड़ी मेहनत से मुनज़्ज़म किया गया और बड़ी जांफशानी से इनके ख्यालात व अफकार और रहने सहने के अतवार को जदीद सेकुलर तहजीब के रंग में रंगा गया था। इन तीनों तबकात की तख्लीक पर अंग्रेज आज भी फख्र करता है और इनकी वफादारियों पर नाज करता है। इन लोगों की माहियत क़ल्बी ऐसी हुई कि वो अपनी कौम, नस्ल और मजहब से कहीं ज्यादा ताजे बरतानिया से वफादारी का दम भरते और इनकी तहजीब को बालातर समझते हैं। लेकिन मजाक में आज भी अंग्रेज हिंदुस्तान के रहने वाले इन वफादारों को नारियल, कोकोनट कहता है, जिसका मतलब है कि बज़ाहिर एक गंदुमी या मटियाला हिंदुस्तानी मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर गोरा। अपने लिए बरसगीर में बोले जाने वाली गोरे की इस्तिलाह को अंग्रेज इस कदर पसंद करता है, आज भी अपने आप को दीगर यूरोपीय अक़वाम से मुख्तलिफ बताना चाहे तो कहता है मैं गोरा हूँ, बल्कि बाज गोरे तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं पक्का गोरा हूँ, जिसका मतलब होता है रियल ब्रिटिश। हिंदुस्तान में नारियल नुमा 3 गिरोह जो अंग्रेज विरसे में छोड़ गया वो थे: नंबर 1 सियासी जागीरदार अशराफिया, नंबर 2 फौज और नंबर 3 सिविल ब्यूरोक्रेसी। यूं तो बज़ाहिर ये 3 मुख्तलिफ गिरोह हैं, लेकिन इन तीनों की वजह तख्लीक, तरतीब और पहचान एक ही है। इसीलिए वक्त के साथ साथ ये तीनों एक बहुत बड़े शजरे नसब में मुंसलिक हो चुके हैं। इनकी रगों में एक दूसरे के आबाओ अजदाद का खून यूं खल्त मल्त हो चुका है कि अब ये एक नस्ल, कौम, कबीला और बरादरी नजर आते हैं। इन नारियल नुमा हिंदुस्तानियों की तख्लीक कई मराहिल से गुजरी है। बेशुमार अकवाम, नस्लें और ग्रोह आजमाए गए और आखिरकार मुंतखब अफराद का एक अम्बुआए कसीर तैयार करके इस खित्ते पर मुसल्लत कर दिया गया, जो आज भी इसी तरह मुसल्लत है। अंग्रेज जब बंगाल, मैसूर, मुंबई, मदारस और दीगर इलाके फतह कर चुका तो इसके पास मकामी अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद आ गई, जो मामूली मुशायरे पर इसके लिए अपने ही हम वतन हिंदुस्तानियों से लड़ने और इन्हें कत्ल करने के लिए तैयार थी। ये अफराद 3 मुख्तलिफ फौजी ग्रुपों में तकसीम कर दिए गए थे: नंबर 1 बंगाल आर्मी, नंबर 2 मदारस आर्मी और नंबर 3 बंबई आर्मी। मकामी तौर पर भर्ती किए गए यही फौजी थे जिनके जरिए अंग्रेज ने हिंदुस्तान की दीगर रियासतों को फतह करना शुरू किया और फिर आखिरकार तख्ते दिल्ली के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। दिल्ली पर कब्जे से पहले अंग्रेज फौज अफरादी कुव्वत के हिसाब से इन ग्रुपों पर इस तरह तकसीम थी: बंगाल आर्मी 1,61,703, मदारस आर्मी 65,553 और बंबई आर्मी 55,069। इनमें गोरों की तादाद सिर्फ 16% यानी 45,104 थी और मकामी अफराद की तादाद 84% यानी 2,80,325 थी। यही बंगाली, मदारसी और बंबई के छोटे छोटे कद वाले सिपाही ही थे जिन्होंने 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की दलेर, जानबाज, वफादार और मुनज़्ज़म फौज को जिल्लत आमेज शिकस्त दी थी। रंजीत सिंह के फौजी वो थे जिनकी तरबियत जनरल विंचोरा और जनरल फ्रांकोस जैसे फ्रांसीसी जर्नैलों ने की थी। शिकस्त का यह आलम था कि अंग्रेज ने पूरे पंजाब में आबाद सिखों से 1,20,000 हथियार वापस लिए और 50,000 सिख सिपाहियों को लाहौर में जमा करके थोड़े थोड़े पैसे देकर फारग कर दिया। ये इस वक्त का गोल्डन शेक हैंड था। रंजीत सिंह की फौज की शिकस्त से सिर्फ पंजाब पर ही अंग्रेज का कब्जा नहीं हुआ था, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान तक अंग्रेज की अमलदारी में आ गए थे। क्योंकि ये तमाम इलाके रंजीत सिंह की सल्तनत में शामिल थे, अब अंग्रेज की नजर तख्ते दिल्ली पर थी। बंगाल की रेजिमेंटों में चूंकि ज्यादातर तादाद मुसलमानों की थी, इसलिए इनमें आहिस्ता आहिस्ता नफरत की चिंगारियां सुलगने लगीं। घोरे के मंसूबों और मुसलमानों से इसके तर्ज अमल का वो कम अज कम 50 से ज्यादा सालों का तजर्बा रखते थे। इसीलिए 10 मई 1857 को बंगाल आर्मी की 20 बंगाल मकामी प्यादा रेजिमेंट और तीसरी घुड़सवार रेजिमेंट ने मेरठ छावनी में बगावत कर दी। इस वक्त बंगाल रेजिमेंट के 23,000 के करीब गोरे ऑफिसर पंजाब में तैनात थे, क्योंकि ये खित्ता अभी नया नया फतह हुआ था और मौजूदा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से अभी भर्ती का आगाज ही हुआ था। इन इलाकों से भर्ती होने वालों की तादाद सिर्फ 13,430 थी, जिससे एक रेजिमेंट बनाई गई थी, जिसको आज भी पिफर्स कहा जाता है। इस यूनिट में पंजाबी मुसलमान, पख्तून, सिख, डोगरे और गोरके भर्ती किए गए थे। मेरठ की बगावत के 8 दिन बाद यानी 18 मई 1857 को इस यूनिट का जन्मदिन, सालगिरह या बर्थडे है। इस यूनिट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बंगाल आर्मी के तमाम सिपाहियों से हथियार वापस ले लिए और यूं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों पर अंग्रेज का कब्जा मुस्तहकम हो गया। अब वो मेरठ की बगावत को कुचलने के साथ साथ तख्ते दिल्ली पर कब्जे की जाने बढ़ने लगा।
بنگال ریجمنٹ کے سپاہی میرٹھ سے دلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کی ہندوستان پر بادشاہت کا اعلان کر چکے تھے۔ جامع مسجد دلی کے ممبر سے علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ اور مولانا سید کفایت اللہ کافی نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ جہاد کے اس فتوے پر مولوی عبد القادر، قاضی فیض اللہ، پیر مولانا دوست محمد آف صوابی، مولانا فیض محمد بدایونی، وزیر خان اکبر آبادی اور سید مبارک حسین رام پوری کے دستخط سب تھے۔ فوج میں انگریز کے خلاف بغاوت اور اس فتوے کی موجودگی میں انگریز کو وفاداروں کی تلاش تھی۔ پورا ہندوستان بغاوت کے شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ایسے میں پنجاب کے سکھوں اور مسلمانوں، سرحد کے پختونوں، ڈوگروں اور گورکھوں پر مشتمل پیپلز یونٹ نے پنجاب اور موجودہ پختونخوا کے علاقوں کو شاندار طریقوں سے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس یونٹ کی تعداد کو مزید بڑھانے کے لیے بھرتیاں شروع ہوئیں تو انگریز کی نظر انتخاب رنجیت سنگھ کی سابقہ سلطنت پر ہی پڑی، جو کبھی پشاور سے لے کر پانی پت تک پھیلی ہوئی تھی۔ 18 مئی 1857 سے لے کر ستمبر 1857 تک یہاں سے 34,000 افراد بھرتی کیے گئے۔ ان میں سکھ اور مسلمان، پنجابی، ہزارہ اور پشاور کے پشتون، ڈوگرے اور گورکھے شامل تھے۔ 300 سکھوں پر مشتمل تربیت یافتہ توپ خانہ بھی اس فوج میں شامل تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جو انگریز کی وفاداری کا توق گلے میں پہنے، فتویٰ جہاد کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی ہم وطن لوگوں سے لڑنے کے لیے نکلے، اور ان کی مدد سے دلی کے لال قلعے پر یونین جیک لہرا دیا گیا۔ جنگ آزادی 1857 جیتنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی اور ہندوستان تاج برطانیہ کی براہ راست عملداری میں آ گیا۔ برطانوی راج کا آغاز ہوا تو اس وقت تک برطانوی فوج میں بنگال آرمی سب سے بڑی تھی، جسے ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے وفادار ہندوستانیوں کو بھرتی کیا جانے لگا۔ انگریز نے جنگجو اقوام کا ایک تصور پیش کیا۔ یہ ان غداروں کی قومیں تھیں جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریز کی مدد کی تھی۔ انگریزوں کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ جنگجو اقوام آہیر، آرائیں، آوان، بلوچ، ڈوگر، گھرکھڑ، گجر، جنجوا، جاٹ، کمبو، کٹر، کھوکر، لبانہ، مغل، پٹھان، قریشی، راجپوت، سیانی، سیال، سید اور ٹھاکر تھے۔ ان اقوام کے سرداروں، چودھریوں، خانوں اور وڈیروں کو انگریز نے منتخب کیا، مراعات دیں، زمینیں اور جاگیریں عطا کی اور ان کی اولادوں کو فوج اور سول سروس میں بھرتی کر کے تربیت کی ایک ایسی بھٹی سے گزارا کہ صرف چند دہائیوں بعد ایک ایسی نسل تیار ہو کر سامنے آ گئی جو اخلاق، اقدار، تہذیب سب حوالوں سے مکمل انگریز تھے، مگر شکل و صورت سے مٹیالے، سانولے اور گندمی ہندوستانی نظر آتے تھے۔ یہ تھے موجود پاک و ہند کی سرزمین کے ناریلوں کے آباء و اجداد۔